पिछले 3 वीडियोस में हमने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिटेल से बताया था। हमने आपको ये बताया था व्हाट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और ये बताया था व्हाट इज़ रियल फ्लो, मनी फ्लो, और ये बताया था 2 सेक्टर इकोनॉमी में ये जो इनकम फ्लो होता है वो किस तरह से होता है, और 3 सेक्टर इकोनॉमी में इनकम फ्लो किस तरह से होता है। ये जो अभी तक हमने इकोनॉमी पढ़ी थी वो सब क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो कि दूसरे देश से ना तो इंपोर्ट करती है और ना ही दूसरे देश को एक्सपोर्ट करती है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कोई भी संबंध नहीं होता है, उसे कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। आज हम पढ़ेंगे ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी या उसे कहते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी में। इसमें 4 सेक्टर्स होते हैं: बिजनेस सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है उसको गवर्नमेंट सेक्टर जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है उसको फॉरेन सेक्टर भी कहा जाता है। और जब ये सेक्टर हमारी इकोनॉमी से जुड़ जाता है तो इकोनॉमी कहलाती है ओपन इकोनॉमी, जिसमें कि आयात निर्यात होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंध इस इकोनॉमी का होता है। तो ये जो हमने दिखाया है ये आपको दिखाया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ओपन इकोनॉमी, और इसे कह सकते हैं आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। इसमें आप देखिए, पहले थोड़ा सा रिवीजन करा दें हम। इसमें देखिए पहले 2 सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से उत्पत्ति के साधन प्राप्त करता है और उसके बदले में फैक्टर्स को पेमेंट करता है। फैक्टर्स पेमेंट के रूप में मुद्रा बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में जाती है, और हाउस होल्ड सेक्टर के पास जब पैसा हो जाता है तो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करता है, और ख़रीद पर वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। इस तरह से इनकम फ्लो हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में होता है। इसके बाद थर्ड आता है इसके बाद आता है कैपिटल मार्केट। इससे बैंकिंग आती है, बैंक वगैरह आते हैं। हर व्यक्ति चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो या हाउस होल्ड सेक्टर हो कुछ ना कुछ सेविंग अवश्य करता है, और जो सेविंग वो करता है वो अपने पास नहीं रखता है बल्कि उसको बैंक में जमा करता है। आपने देखा हाउस होल्ड सेक्टर से सेविंग आ रही है कैपिटल मार्केट यानी कि बैंकिंग सेक्टर में आ रही है। इसी तरह से बिजनेस सेक्टर की सेविंग जो है वो भी कैपिटल मार्केट यानी बैंक में आ रही है, और ज़रूरत पड़ने पर बिजनेस सेक्टर बैंक से उधार भी ले सकता है। किस लिए? इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज़ से। तो जब इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज़ से उधार लेता है तो मनी कैपिटल मार्केट से बिजनेस सेक्टर की ओर आती है। अब देखिए गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है? गवर्नमेंट सेक्टर की आय का मुख्य स्रोत है करारोपण। वो टैक्स लगाता है, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो या हाउस होल्ड सेक्टर हो। गवर्नमेंट सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर पर टैक्स लगाया, तो इस टैक्स के रूप में धनराशि हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर के पास आ गई। इसी तरीके से बिजनेस सेक्टर पर टैक्स लगाया तो बिजनेस सेक्टर से मुद्रा गवर्नमेंट सेक्टर में आ गई। ठीक है, गवर्नमेंट को ये आय के रूप में प्राप्त हो गई है, दोनों सेक्टर से मनी प्राप्त हो गई है। लेकिन इसके बदले में गवर्नमेंट क्या देती है? गवर्नमेंट इसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को देखिए क्या देती है। बहुत से व्यक्ति होते हैं जो कि सरकारी कर्मचारी होते हैं, तो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई होते हैं उनको वो सैलरी हर महीने देती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को सैलरी हर महीने आती है। इसी तरह से ट्रांसफ़र पेमेंट्स करती है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होते हैं? सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय करती है सरकार, तो इस व्यय के रूप में मुद्रा गवर्नमेंट सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में आती है। इसी प्रकार से आपने देखा कि बिजनेस सेक्टर में गवर्नमेंट जितना बिजनेस सेक्टर प्रोड्यूस करता है उसका कुछ भाग गवर्नमेंट परचेज़ कर लेती है। तो जब परचेज़ करती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इसके बदले में क्या देती है? बिजनेस सेक्टर को मुद्रा देती है, जिससे कि मुद्रा गवर्नमेंट सेक्टर से बिजनेस सेक्टर में आती है। दूसरी ओर जब बिजनेस सेक्टर को आवश्यकता होती है तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज़ भी देती है। तो सब्सिडीज़ के रूप में धनराशि गवर्नमेंट सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की आती है। इस तरह से ये आय और व्यय चलता रहता है और दोनों में संतुलन बना रहता है। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे 4 सेक्टर इकोनॉमी में। 4 सेक्टर इकोनॉमी में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जुड़ जाता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से मतलब है फॉरेन सेक्टर, वो सेक्टर जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं और जहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसमें आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो आपने क्या देखा इसमें कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़ा होता है। तो जब हम किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें मुद्रा प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में एक्सपोर्ट करने पर हमें धनराशि फॉरेन सेक्टर से बिजनेस सेक्टर को मिलती है, और जब
इंपोर्ट किया जाता है तो उसका भुगतान किया जाता है, तो भुगतान के रूप में मुद्रा जो है बिजनेस सेक्टर से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि फॉरेन सेक्टर में चली जाती है। इस तरह से आयात निर्यात के रूप में आय प्रवाह होता रहता है, कभी अपने देश में इनकम आती है तो कभी दूसरे देश में इनकम जाती है। ये जो लेखा जोखा होता है उसका एक अकाउंट बना दिया जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में। आप देखिए कि पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑन गवर्नमेंट अकाउंट, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट से जितना भी पेमेंट मिलता है वो सारा गवर्नमेंट अकाउंट में चढ़ा दिया जाता है, उसे कहते हैं पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑन गवर्नमेंट अकाउंट। इसके विपरीत अगर इंपोर्ट होते हैं ज़्यादा तो इंपोर्ट करने पर हमें पेमेंट करना पड़ता है, पेमेंट के रूप में मुद्रा बाहर की ओर जाती है, कहाँ, हमारे देश से। तो आप देख रहे हैं कि जब इंपोर्ट किया गया तो पेमेंट किया गया इंपोर्ट के लिए और उसको किस पे चढ़ाया गया, पेमेंट फॉर इंपोर्ट मीन्स इंपोर्ट ऑन गवर्नमेंट अकाउंट। तो इस तरह से इस रूप में आयात करने पर जो मुद्रा है गवर्नमेंट सेक्टर से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में जाती है, और निर्यात करने से क्या होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की ओर आती है। एक्स मीन्स एक्सपोर्ट, एम मीन्स इम्पोर्ट। जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा होते हैं तो क्या होगा, इनफ्लो ऑफ इनकम होगा। जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इनफ्लो ऑफ मनी, मनी हमारे देश में आएगी। और जब एक्सपोर्ट कम होगा और इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो मनी हमारे देश से दूसरे देश में जाएगी, यानी कि आउटफ्लो ऑफ मनी होगा। और जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर होंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होना ये बहुत अच्छी बात होती है, देश के अनुकूल इसको माना जाता है। यानी कि हमारे देश को ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो और इंपोर्ट उसके कंपैरिजन में कम हो। इसके लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को भी फॉलो किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने पढ़ा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ओपन इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर मॉडल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन फोर सेक्टर मॉडल। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है आज। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चैप्टर अवश्य समझ में आ गया होगा। आप जो हमने बनाया है साइकिल, इसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू।